आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है राजकीय महाविद्यालय चौमेला के यूट्यूब चैनल पर। मैं विवेक शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बीए सेकेंड ईयर सामाजिक मानव शास्त्र के टॉपिक्स नातेदारी व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नातेदारी एवं विवाह का विषय मानव शास्त्रीय विचारधारा एवं अध्ययन पर एक लंबे समय तक छाया रहा। पिछले 100 वर्षों में इस विषय का विकास हो रहा है। अनेक मानव शास्त्रियों ने विश्व के विभिन्न भागों में बसने वाली जनजातियों के समाजों का अध्ययन करके अपनी रचनाएं प्रस्तुत की और नातेदारी, विवाह, परिवार और अन्य मानव शास्त्रीय विषयों में हमारे ज्ञान में वृद्धि की है। इन विद्वानों में मैक्लेलन, हेनरी मैन, लुई मॉर्गन, रेडक्लिफ ब्राउन, मैलिनोवस्की, इवांस पिचार्ड, मुरडॉक, मेयर फोर्टेस, लेवी स्ट्रॉस, लुई डमो आदि मानव शास्त्रियों के नाम नातेदारी के अध्ययन के क्षेत्र से विशेष रूप से जुड़े हुए हैं। नातेदारों का प्रत्येक समाज में बहुत महत्व रहा है। संगम, गर्भावस्था, पितृत्व, समाजीकरण, सहोदरता आदि जीवन के मूलभूत तथ्यों के साथ मानव व्यवहार का अध्ययन ही नातेदारी का अध्ययन है। मनुष्य समाज में जन्म के बाद से ही अनेक लोगों से संबंधित हो जाता है। इन संबंधों में रक्त एवं विवाह के आधार पर बने संबंध अधिक स्थायी एवं घनिष्ठ होते हैं। संबंधों का निर्माण मानव द्वारा की जाने वाली सामाजिक अंतःक्रिया का ही परिणाम है। जिन विशिष्ट सामाजिक संबंधों द्वारा मनुष्य बंधे होते हैं और जो संबंध समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं, उन्हें हम नातेदारी के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नातेदारी की व्याख्या से। चार्ल्स विनिक ने नातेदारी को परिभाषित करते हुए लिखा है कि नातेदारी व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे संबंध आ सकते हैं जो अनुमानित और वास्तविक वंशावली संबंधों पर आधारित हो। इसी तरह रेडक्लिफ ब्राउन ने परिभाषित किया है नातेदारी को। नातेदारी सामाजिक उद्देश्यों के लिए स्वीकृत वंश संबंध है जो कि सामाजिक संबंधों के परंपरात्मक संबंधों का आधार है। डॉक्टर रिवर्स ने इसको परिभाषित किया है, बंधुत्व की मेरी परिभाषा उस संबंध से है जो वंशावलियों के माध्यम से निर्धारित तथा वर्णित की जा सकती है। तो इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि नातेदारी में उन व्यक्तियों को सम्मिलित करते हैं जिनसे हमारा संबंध वंशावली के आधार पर होता है और वंशावली संबंध परिवार से पैदा होते हैं एवं परिवार पर निर्भर होते हैं। ऐसे संबंधों को समाज की स्वीकृति आवश्यक है। कभी कभी प्राणीशास्त्रीय रूप से संबंध न होने पर भी यदि उन संबंधों को समाज ने स्वीकार कर लिया है तो वे नातेदार बन सकते हैं। इसको उदाहरण से समझते हैं हम। गोद लिया हुआ पुत्र पिता का असली पुत्र नहीं होता, परंतु उनके संबंधों को समाज ने स्वीकार कर लिया है, अतः वे एक दूसरे के नातेदार बन जाते हैं। भारत में प्राचीन समय में विवाह से पूर्व ही किसी लड़की के होने वाले पुत्र या विवाह के बाद पति को स्वीकृति से दूसरे द्वारा उत्पन्न पुत्र, जिसे क्षेत्रज कहते हैं, भी नातेदार में सम्मिलित हो जाता था। अब हम नातेदारी के भेदों को जानेंगे। सामाजिक संबंधों में से सार्वभौमिक और आधारभूत संबंध वे हैं जो प्रजनन पर आधारित होते हैं। प्रजनन की कामना दो प्रकार के संबंधों को जन्म देती है, माता पिता एवं संतानों के बीच तथा भाई बहन के बीच पनपने वाले संबंध, इन्हें हम समरक्त संबंध कहते हैं। पति पत्नी के मध्य बनने वाले एवं इन दोनों के पक्षों के बीच बनने वाले संबंध, इन्हें हम विवाह संबंध कहते हैं। चलो इन दोनों पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले समरक्त संबंध। प्रजनन के आधार पर उत्पन्न होने वाले सामाजिक संबंधों में से एक प्रकार वह है जो रक्त या समरसता के आधार पर बनता है, जैसे माता पिता एवं संतानों के बीच संबंध। संतानें माता पिता के वाहकाणु ग्रहण करती हैं, जिसे हम जीन्स भी कहते हैं, और ऐसी मान्यता है कि उनमें समान रक्त पाया जाता है। इसी प्रकार से भाई बहनों में भी रक्त संबंध होते हैं। एक व्यक्ति के माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, मामा, नाना नानी, चाचा, बुआ आदि रक्त संबंध ही हैं। लेकिन रक्त संबंधियों के बीच सदा ही प्राणीशास्त्रीय संबंध होना आवश्यक नहीं है, उनके बीच काल्पनिक संबंध भी हो सकते हैं। इन संबंधों को यदि समाज स्वीकृति देता है तो वे वास्तविक संबंधों की तरह ही माने जाते हैं। अतः रक्त संबंधों में जैविकीय तथ्य इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि सामाजिक मान्यता का तथ्य है। विभिन्न समाजों में हमें इसके अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। मलेशिया के ट्रोबियान द्वीप निवासियों में वास्तविक पिता कभी कभी अज्ञात होता है, लेकिन परंपरा अनुसार संतान का पिता वही व्यक्ति माना जाता है जो उस लड़की से विवाह करता है। गोद लेने की प्रथा इसका सार्वभौमिक उदाहरण है।
अब हम विवाह संबंधों पर चर्चा करते हैं। प्रजनन पर आधारित नातेदारी के संबंधों में विवाह संबंध भी है, जो विषम लिंगियों के बीच समाज की स्वीकृति के परिणाम स्वरूप स्थापित होता है। केवल पति पत्नी ही विवाह संबंधी नहीं होते, वरन उन दोनों के परिवारों के अनेक संबंधी भी परस्पर विवाह संबंधी होते हैं, जैसे कि सास, ससुर, ननद, भौजाई, जीजा, साली, साला, साड़ू, फूफा, भाभी, बहू आदि। इन संबंधों को दो व्यक्तियों के संदर्भ में ही प्रकट किया जा सकता है, जैसे कि सास बहू, ससुर बहू, पति पत्नी, जीजा साली, देवर भाभी, ननद भौजाई, साला बहनोई, मामा भांजा, भतीजा फूफा आदि। इन सभी संबंधियों के बीच संबंध का आधार रक्त न होकर विवाह होता है। चलिए अब हम नातेदार की श्रेणियों पर चर्चा करते हैं। हमारे जितने भी नातेदार हैं उन सब में हम समान रूप से संपर्क, निकटता एवं घनिष्ठता नहीं रखते। कुछ हमारे अधिक निकट होते हैं तो कुछ दूर होते हैं। इस निकटता, घनिष्ठता एवं संपर्क के आधार पर हम नातेदार की श्रेणियों को विभिन्न श्रेणियों में बांट सकते हैं, जैसे कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ, पंचम आदि। मुरडॉक ने नातेदारी की श्रेणियों का गहन अध्ययन किया और इनको 3 भागों में बांटा था। प्रथम, प्राथमिक संबंधी। वे व्यक्ति हैं जिनका हमारा सीधा संबंध है या जिनके संबंध को प्रकट करने के लिए कोई और संबंधी बीच में नहीं होता। एक परिवार में 8 प्रकार के प्राथमिक संबंधी हो सकते हैं, जिनमें 7 रक्त से संबंधित एवं 1 विवाह से संबंधित होता है। पिता पुत्र, पिता पुत्री, माता पुत्र, माता पुत्री, भाई भाई, भाई बहन, बहन बहन, ये सभी रक्त संबंधी हैं। और जो 8वां पति पत्नी का संबंध है वो प्राथमिक संबंध विवाह पर आधारित होता है। अब हम चर्चा करते हैं द्वितीयक संबंधियों की। वे जो उपयुक्त हमने अभी प्राथमिक संबंधियों की चर्चा की कि प्राथमिक संबंधी होते हैं। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति का दादा उसका द्वितीयक संबंधी है, क्योंकि दादा से पोते का संबंध पिता के द्वारा है और पिता तथा पिता के पिता आपस में प्राथमिक संबंधी हैं। ठीक है, ये रक्त संबंधी द्वितीयक रिश्तेदार हैं। रक्त संबंधी द्वितीयक रिश्तेदारों के और भी उदाहरण हैं, जैसे कि चाचा भतीजा, मामा, नाना नानी आदि। विवाह द्वारा बने नातेदारों में भी द्वितीयक संबंधियों में हम सास ससुर, साला बहनोई, साली, देवर भाभी आदि को गिन सकते हैं। मुरडॉक ने द्वितीयक संबंधियों की संख्या 33 बताई है। तृतीयक संबंधी, ये संबंधी वे संबंधी हैं जो हमारे द्वितीयक संबंधियों के प्राथमिक संबंधी हैं, या हमारे प्राथमिक संबंधियों के प्राथमिक संबंधी हैं, या हमारे प्राथमिक संबंधियों के द्वितीयक संबंधी हैं। पिता में हमारे तृतीयक संबंधी हैं, क्योंकि हमारे पिता हमारे प्राथमिक संबंधी हैं और पिता के पिता द्वितीयक संबंधी हैं, अतः दादा के पिता हमारे तृतीयक संबंधी होंगे। इस तरह से साले का लड़का हमारा तृतीयक संबंधी होगा, क्योंकि साला हमारा द्वितीयक संबंधी है और उसका पुत्र तृतीयक संबंधी होगा। मुरडॉक ने कुल 151 प्रकार के तृतीयक संबंधियों का उल्लेख किया है। अब हम चर्चा करेंगे संबंध संज्ञाओं की। संबंध संज्ञाओं के संबंध में मजूमदार एवं मदान बताते हैं कि संबंध सूचक शब्द ऐसी संज्ञाएं होती हैं जिनका प्रयोग विभिन्न प्रकार के संबंधों के उल्लेख के लिए किया जाता है। जब हम किन्हीं लोगों के नातेदारी के नियमों तथा व्यवहारों को समझना चाहते हैं तो हमें यह अवश्य ही पूछना होगा कि वे स्वजनों को किस प्रकार से वर्गीकृत करते हैं, उनमें विभेद किस प्रकार से करते हैं तथा उनको पुकारने के लिए किन शब्दों का प्रयोग करते हैं। नातेदारों को संबोधित करने के लिए संज्ञा शब्द उनको विभिन्न श्रेणियों और उप श्रेणियों में विभाजित करती है, और कभी कभी यह विभाजन सामाजिक वास्तविकता के साथ सामंजस्य स्थापित करता है और कभी कभी नहीं भी करता है। मॉर्गन पहला विद्वान था जिसने नातेदारी शब्दावलियों के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आपने न्यूयॉर्क राज्य में इराक्विस जनजाति का जीवन पर्यंत अध्ययन किया। अपने अध्ययन में आपने यह पाया कि इराक्विस लोगों में नातेदारों का नामोल्लेख करने का तरीका पश्चिमी समाजों से भिन्न है। उदाहरण के लिए पिता को संबोधित करने के लिए जो शब्द काम में लाया जाता है उसी शब्द से वे पिता के भाई, माता के भाई आदि को भी पुकारते हैं। इसी तरह जो शब्द माँ के लिए प्रयुक्त होता है वही माँ की बहन के लिए भी काम में लिया जाता है। यह विलक्षण घटना की व्याख्या की खोज के लिए मॉर्गन ने संसार के सभी भागों में प्रचलित नातेदारी सूचक शब्दों का अध्ययन किया। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भौतिक रूप से दूर होने या समय की दृष्टि से आगे पीछे रहने वाले देशों में भी नातेदारी के समान प्रकार की नाम पद्धति और कुछ नाम पद्धति तो सभी देशों एवं समाजों में प्रचलित है। मॉर्गन ने नातेदारी तत्व को समझने के लिए शब्दावली के अध्ययन को राजमार्ग बताया है। आपने शब्दावली को वर्गीकरण की एक पद्धति के रूप में बताया, जिसके द्वारा हम ये जान सकते हैं कि विभिन्न तंत्र किस प्रकार नातेदारों को वर्गीकृत करते हैं। नातेदारी शब्दावली को समझने के लिए हम
नातेदारी तंत्र के उद्विकास को समझ सकते हैं, क्योंकि यह भूतकाल व्यवस्था को समझने का सूत्र प्रदान करता है। मॉर्गन ने विश्व की प्रचलित नातेदारी शब्दों का अध्ययन करके उन्हें मुख्य रूप से दो भागों में बांटा, वर्गात्मक संबंध संज्ञाएं व जिसको एवं व्यक्तिकात्मक या वर्णात्मक और विशिष्टात्मक संबंध सूचक संज्ञाएं। चलिए हम दोनों का अध्ययन करते हैं। विशिष्ट वर्णात्मक या व्यक्तिकात्मक संज्ञाएं। यथार्थ संबंध सूचक, ये शब्द यथार्थ संबंध सूचक होते हैं और केवल उन्हीं व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होते हैं जिनके संदर्भ में या जिनको संबोधित करते हुए बात की जा रही है। उदाहरण के लिए जब हम कहते हैं पिताजी, तब हमारा अर्थ एक विशिष्ट संबंधी से है जो समाज में पिता के संबंध से जाना जाता है। पुत्र, पत्नी, माँ आदि अनेक ऐसे ही विशिष्ट शब्द होते हैं। दूसरी जो संज्ञा होती है वो होती है वर्गात्मक संज्ञाएं। वर्गात्मक संज्ञाओं के अंतर्गत एक शास्त्रीय एवं भिन्न शाखीय कई व्यक्तियों को प्राय विवाह मूलक संबंधियों के लिए एक ही संबंध सूचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। संबंध सूचक शब्द इन सभी संबंधियों को एक वर्ग के रूप में समान मानता है। उदाहरण के लिए असम के सेमा, नागा, आजा शब्द का प्रयोग माँ, पिता के भाई की पत्नी, मौसी आदि तीनों प्रकार के संबंधियों के लिए करते हैं। अपू शब्द का प्रयोग पिता, पिता के भाई, माँ की बहन के पति यानी कि जिसको हम मौसा बोलते हैं उसके लिए करते हैं। आमी शब्द बुआ और सास के लिए किया जाता है। कुकी लोगों में हेपू शब्द का प्रयोग दादा, नाना, मामा, ससुर, ममेरा भाई, साला, भतीजा आदि विभिन्न आयु वर्गों एवं पीढ़ियों के लोगों के लिए किया जाता है। अंगामी नागाओं में बुरी शब्द बड़े भाई, पत्नी की बहन, ज्येष्ठ एवं उनकी पत्नी, चाची, ताई आदि के लिए किया जाता है। यहाँ हम यह भी देखते हैं कि विपरीत लिंगीय सदस्यों के लिए भी एक ही शब्द को काम में लिया जाता है। अंग्रेजी में कजिन शब्द का प्रयोग चचेरे, ममेरे, फुफेरे और मौसेरे भाई बहनों के लिए किया जाता है। इसी प्रकार से अंकल शब्द का प्रयोग भी पिता के भाई, मामा, फूफा, मौसा आदि संबंधियों के लिए किया जाता है। डॉक्टर रिवर्स ने संबंध सूचक संज्ञाओं की एक तीसरी पद्धति का उल्लेख किया है जिसका प्रयोग जैविक परिवार के सदस्य आपस में करते हैं। अब हम चर्चा करेंगे नातेदारी शब्दावली का महत्व क्या है। मानव शास्त्र में नातेदारी के अध्ययन का क्या महत्व है, इसे स्पष्ट करने के लिए हम कुछ मानव शास्त्रियों के विचारों को जानेंगे। मॉर्गन परिवार एवं विवाह की उत्पत्ति तथा उद्विकास को जानने के लिए नातेदारी शब्दावली को आधार के रूप में मानते हैं। विभिन्न प्रकार के संबंधियों को एक ही वर्ग में रखकर एक ही संज्ञा से संबोधित करना इस बात का सूचक है कि आदिम समय में यौन सामवाद या कामाचार की स्थिति रही होगी और उसी से विभिन्न स्तरों से गुजरते हुए आज एक विवाह और एक विवाही परिवारों का उद्विकास हुआ है। एक समूह की समस्त स्त्रियों को बच्चों द्वारा माता की संज्ञा से एवं एक समूह के समस्त पुरुषों को पिता की संज्ञा से पुकारना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि एक समूह की समस्त स्त्रियां दूसरे समूह के समस्त पुरुषों की पत्नियां होती थी। माता और पिता दोनों शब्दों का इतना विस्तृत प्रयोग समूह विवाह में के पाए जाने को ही व्यक्त करता है। वर्गात्मक व्यवस्था हमें संसार के सभी समाजों में देखने को मिलती है, जो इस बात की संभावना प्रकट करती है कि उसकी उत्पत्ति किसी सर्वव्यापी सामाजिक विकास की अवस्था से हुई है और इस सर्वव्यापी व्यवस्था समूह विवाह की ओर इंगित करता है। हमें डॉक्टर रिवर्स के विचारों को जान लेते हैं। नातेदारी की विभिन्न संज्ञाएं उन सामाजिक प्रकारों की सूचक हैं जो इन शब्दों में आने से पूर्व ही प्रचलित थी। उदाहरण के लिए इंडियन जनजातियों में विशिष्ट प्रकार के व्यक्तियों के लिए मामा शब्द का प्रयोग किया जाता है जो इन व्यक्तियों के विशिष्ट सामाजिक कार्यों को निर्दिष्ट करता है। और आम लोगों में टाची शब्द पिता की बहन, मामी, मौसी और सास के लिए प्रयुक्त होता है जो कि विषमलिंगीय सहोदर विवाह एवं साली विवाह का सूचक है। लेवी-स्ट्रॉस ये कहते हैं कि शब्दावली लोगों को विवाह योग्य तथा विवाह के लिए अयोग्य में वर्गीकृत करती है। इस प्रकार कुछ समाजों में एक व्यक्ति उन सभी के साथ विवाह नहीं करता है जिनके लिए एक ही नातेदारी संज्ञा प्रयुक्त होती है और वह उन्हीं व्यक्तियों की श्रेणी में विवाह करता है जिन पर एक विशेष संज्ञा शब्द लागू होता है। इस प्रकार उन्होंने सहसंबंध सिद्धांत दिया। मेलिनोवस्की ने नातेदारी बीजगणित की अपेक्षा की है क्योंकि उन्होंने इसे संज्ञा शब्दों का ही अध्ययन कहा है। उनका मत है कि हमें भाषा का नहीं वरन व्यवहार और नियमों का अध्ययन करना चाहिए। अब हम नातेदारी के नियामक व्यवहार या रीतियों का अध्ययन करेंगे। जब हमारा किसी व्यक्ति से संबंध बन जाता है तो वह यहीं तक सीमित नहीं रहता वरन उस रिश्ते से संबंधित एक विशिष्ट प्रकार का व्यवहार भी पनपता है। विभिन्न प्रकार के संबंधियों के प्रति
हमारे व्यवहार भिन्न भिन्न तरह के होते हैं। किसी के साथ हमारे संबंध श्रद्धा पर आधारित होते हैं तो किसी के साथ आदर, प्रेम, मधुरता, परिहास या हंसी मजाक पर आधारित। संतानों का माता पिता के साथ व्यवहार श्रद्धा और सम्मान का है। पति पत्नी के बीच प्रेम का संबंध है तो जीजा साली के बीच मधुरता का। अतः समाज में दो संबंधियों के बीच किस प्रकार के व्यवहार होंगे, इसके लिए नियम बने हुए हैं, जिन्हें हम नातेदारी के नियामक व्यवहार या नातेदारी की रीतियां कहते हैं। चलिए तो हम इन रीतियों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे परिहार या विमुखता। इसका अर्थ है कि कुछ संबंधी आपस में विमुखता बरतें, एक दूसरे से कुछ दूरी बनाकर रखने का प्रयत्न करें और पारस्परिक सामाजिक अंत्यक्रिया को टालने का प्रयास करें। इस रीति के अनुसार कई संबंधियों के नाम लेना या परिचित रीति से बात करना वर्जित है। कभी कभी तो ये संबंधी एक दूसरे को देख भी नहीं सकते, बातचीत नहीं कर सकते और आमने सामने में ही नहीं आ सकते। परिहास के संबंध विभिन्न संबंधियों में देखने को मिलते हैं। कौन कौन से होते हैं? भाई बहन परिहास, सास दामाद परिहास, सास बहू परिहास परिहार, भाई बहन परिहार, सास दामाद परिहार, सास बहू परिहार, ससुर बधू परिहार, ससुर दामाद परिहार, ज्येष्ठ एवं छोटे भाई की पत्नी के बीच परिहार, स्त्री के पति का पत्नी की बड़ी बहन से परिहार। कई समाजों में भाई बहन परस्पर परिहार का पालन करते हैं। लंका की बिड्डाइट जनजाति में भाई बहन के बीच परिहार प्रचलित है, यहाँ तक कि वे एक ही छत के नीचे नहीं सो सकते और साथ साथ भोजन भी नहीं कर सकते। कहीं कहीं पर तो इस प्रकार के परिहार पराकाष्ठा तक पहुंच गए हैं। पुत्र वधू और सास ससुर परिहार लगभग सभी समाजों में पाए जाते हैं। योकादिर जनजाति में बहू अपने ससुर एवं जेठ के चेहरे को नहीं देख सकती और दामाद को भी अपनी सास एवं ससुर के चेहरे को देखने का अधिकार नहीं होता। भारतीय समाज में भी सास ससुर और ज्येष्ठ से पुत्र वधू परिहार रखती है। यही नहीं बल्कि पति के पिता के भाई व उनकी पत्नियों से भी बहू परिहार रखती है। इसी तरह से छोटी बहन का पति पत्नी की बहन से भी परिहार रखता है। पत्नी अपने पति का नाम नहीं लेती है। अब ये प्रश्न उठता है कि विभिन्न संबंधियों में इस प्रकार के परिहार क्यों प्रचलित हैं? तो इसके बारे में टायलर कहते हैं कि परिवार का प्रारंभिक स्वरूप मातृसत्तात्मक था और ऐसे परिवारों में दामाद बाहर का व्यक्ति होने से एक अपरिचित व्यक्ति था। अतः जब वह अपनी पत्नी के साथ रहने आता था तो उसे सास के साथ प्रतिबंधित व्यवहारों का पालन करना पड़ता था। टायलर सास दामाद परिहार का कारण प्राचीन काल के मातृसत्तात्मक परिवारों को मानते हैं। पितृसत्तात्मक परिवार में ससुर वधू परिहास भी इसी तरह पनपे, किंतु टायलर की इस मान्यता को कई विद्वान आलोचना भी करते हैं। यदि मातृसत्तात्मक परिवारों के कारण ही ऐसे परिहार पनपे हैं तो होपी व जूनी जनजाति में में जो मातृसत्तात्मक है सास दामाद परिहार क्यों नहीं है? अब हम बात करते हैं फ्रेजर की। फ्रेजर परिहार का कारण निषिद्ध यौन संबंधों को मानते हैं। उनका मत है कि कहीं उन लोगों में यौन संबंध न हो जाएं जो निकट के रिश्तेदार हैं और जिनसे यौन संबंधों की मनाही है, इसलिए ही भाई बहन एवं सास दामाद परिहार पनपे। फ्रेजर का मत विपरीत यौन संबंधियों के परिहार तक तो उचित है, लेकिन यह एक ही लिंग के संबंधियों में जैसे सास बहू ससुर दामाद में परिहार को स्पष्ट नहीं करता। फ्रेजर ऐसे परिहार को बाद में विकसित हुआ मानते हैं। अब हम चर्चा करेंगे परिहास या हंसी मजाक के संबंधों की। परिहास संबंध परिहार से विपरीत है, जिसमें संबंधों की घनिष्ठता पाई जाती है। परिहास के अंतर्गत दो रिश्तेदारों में परस्पर हंसी मजाक, गाली गलौज, यौन संबंधी अश्लील और भद्दे कथन, एक दूसरे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना आदि का समावेश होता है। इस प्रकार के व्यवहार प्रमुख या विवाह संबंधियों के बीच पाए जाते हैं। ये संबंध कौन कौन से हो सकते हैं? जीजा साली परिहास, जीजा साला परिहास, देवर भाभी परिहास, ननद भाभी परिहास, मामा भांजा परिहास, मामी भांजा परिहास, दादा पोती परिहास, दादा दादी पोता परिहास आदि हो सकते हैं। जीजा साली, जीजा साला, देवर भाभी, ननद भाभी के बीच परिहास संबंध अर्थात हंसी मजाक के संबंध कई समाजों में हमको देखने को मिलते हैं। इस प्रकार के संबंधों में हंसी मजाक ही नहीं वरन कभी कभी यौन संबंध भी स्थापित हो जाते हैं। एक दूसरे की खिल्ली उड़ाना, नीचा दिखाना, पानी छिड़कना, कपड़े फाड़ना आदि सामान्य दिनों में तो होता ही है, परंतु होली एवं अन्य त्योहारों एवं विवाह आदि के अवसर पर अधिक होता है। अरापो समाज में जीजा साली में से कोई भी अगर देर तक सोता रहे तो जगाने वाला सोने वाले पर ठंडा पानी गिरा सकता है और आपस में चुंबन भी ले सकता है। दक्षिणी अफ्रीका में बहुत सी जनजातियों में मामा भांजे के साथ परिहार के संबंध देखने को मिलते हैं। होपी लोगों में यह प्रथा प्रचलित है। बैक्स द्वीप में फूफा एवं भतीजी के बीच परिहास संबंध पाए जाते हैं।
पॉलिनेशिया तथा अफ्रीका में मामा द्वारा जगह के लिए लाए गोश्त में से भांजा कुछ भाग लेकर भाग सकता है। द्रव्याण समूह में मामी भांजे के बीच परिहार संबंध पाए जाते हैं। कई आदिम समाजों में दादा पोता में परिहार संबंध पाए जाते हैं। उरांव जनजाति में दादी पोते के बीच विवाह का भी उल्लेख हमें देखने को मिलता है। अब परिहार संबंधों के क्या कारण हैं? जब परिहास पारस्परिक न होकर एक तरफा होते हैं तो यह सामाजिक नियंत्रण एवं सुधार की दृष्टि से किया जाता है। रेडक्लिफ ब्राउन परिहास संबंधों की एक ऐसी मित्रता का प्रतीक मानते हैं जिसे शत्रुतापूर्ण व्यवहार के रूप में व्यक्त किया जाता है। आपसी गाली गलौच, एक दूसरे के साथ मारपीट आदि दिखावटी शत्रुता है। मामा भांजे में परिहास संबंध को विवाह से संबंधित कुलांशों के बीच संभाव्य वैमनस्यता को मिटाने का एक साधन माना गया है। डॉक्टर रिवर्स का मत है कि परिहास के संबंध ममेरे फुफेरे विवाह संबंधों के कारण पैदा हुए हैं। वेस्टरबार्ग का मत है कि जिन व्यक्तियों में परिहास संबंध होते हैं उनमें पारस्परिक समानता और इतनी घनिष्ठता रही है कि वे कभी विवाह भी कर लेते हैं, जैसे जीजा साली परिहास साली विवाह का एवं देवर भाभी परिहास देवर विवाह का सूचक है। अब हम चर्चा करेंगे माध्यमिक संबोधन पर। कई समाजों में ऐसे नियम हैं जहां संबंधी को उसके नाम से पुकारना मना होता है। उसे पुकारने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को माध्यम बनाया जाता है, इसलिए ही इसे माध्यमिक संबोधन कहते हैं। उदाहरण के लिए भारतीय समाज में एक स्त्री अपने पति को पुकारने के लिए पुत्र या पुत्री का नाम लेकर पुकारती है, जैसे अमुक के पिताजी, अमुक की माताजी। टायलर ने सर्वप्रथम माध्यमिक संबोधन शब्द को मानव शास्त्रीय साहित्य में प्रयोग किया। इस प्रथा का प्रचलन टायलर, फ्रेजर, लोबी आदि ने दुनिया के विभिन्न भागों में पाया। दक्षिणी अफ्रीका, पश्चिमी कनाडा, भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी, मलाया, चीन आदि सभी प्रदेशों में निवास करने वाली जनजातियों में यह प्रथा प्रचलित है। टायलर माध्यमिक संबोधन की रीति की उत्पत्ति मातृसत्तात्मक परिवारों को मानते हैं। ऐसे परिवारों में स्त्री की प्रधानता एवं सर्वोच्च सत्ता होती है। पति बाहर का व्यक्ति होने के कारण उसकी परिवार में उच्च स्थिति नहीं होती, अतः उसे द्वितीय संबंधियों माना जाता है। इसलिए स्त्री उसे पुकारने के लिए बच्चों को माध्यम बनाती है। इस रीति का जब विस्तार हुआ तो पति भी अपनी पत्नी को बच्चों के माध्यम से नाम से पुकारने लगा। अब हम पढ़ेंगे मातुले। यह प्रथा मातृसत्तात्मक परिवारों में पाई जाती है, जहाँ मामा अपने भांजे भांजियों के जीवन में प्रमुख स्थान रखता है, उनकी आत्मीयता का आधार होता है। पिता से अधिक मामा का दायित्व होता है। भांजों की वफादारी भी मामा का विशेषाधिकार होती है। संपत्ति मामा से भांजे को हस्तांतरित होती है। भांजे पिता की बजाय मामा के लिए कार्य करते हैं। इस प्रकार यदि सभी पुरुष संबंधियों की तुलना में मामा एवं भांजे एवं भांजियों के लिए सर्वप्रथम स्थान हो, तब उस प्रथा को हम मातुले कहते हैं तथा मामा की ऐसी सत्ता को मातुल सत्तात्मकता कहते हैं। अब हम चर्चा करेंगे पितृस्वश्रेय का। जिस प्रकार से सत्तात्मक परिवार में मामा का अधिक महत्व और विशेषाधिकार होता है, वैसे ही पितृसत्तात्मक परिवार में पिता की बहन यानी कि बुआ, जिसे हम पितृस्वश्रेय कहते हैं, का विशेष महत्व होता है। डॉक्टर रिवर्स ने बेक्स द्वीप में इस प्रथा का प्रचलन पाया। वहाँ बुआ ही भतीजे के लिए वधू ढूंढती है। भतीजा माँ से अधिक बुआ का सम्मान करता है। वहीं बुआ की संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है और उसकी संपत्ति को मनमाने ढंग से खर्च करता है। भारत में टोडा जनजाति में बच्चे का नामकरण बुआ करती है। कुछ जनजातियों में बुआ ही दाह संस्कार की क्रिया भी करती है। दक्षिणी अफ्रीका की जनजातियों में भी बुआ के सम्मान की यह प्रथा प्रचलित है। अब हम पढ़ेंगे सहकष्टी या सहप्रसविता। इस प्रथा का संबंध प्रसव काल से है। कुछ जनजातियों में ऐसी प्रथा है कि जब पत्नी के संतान होने वाली हो तब पुरुष को उन सारे निषेधों का पालन करना पड़ता है जिनका पालन उसकी पत्नी करती है। वह भी उसी प्रकार के कष्टों को झेलता है जो कष्ट प्रसवा को होते हैं। वह भी पथ्य का भोजन करता है। उसे भी प्रसवा पत्नी के कमरे में ही रखा जाता है तथा उसे भी प्रसवा की तरह ही अछूत माना जाता है। भारत में खासी व टोडा जनजाति में यह प्रथा प्रचलित है। एक खासी पति को पत्नी की तरह नदी पार करने एवं कपड़े धोने की उस समय तक मनाही है जब तक कि संतान होने के बाद देवी देवताओं की पूजा नहीं कर ली जाती। इस प्रथा के प्रचलन के कारणों पर प्रकाश डालते हुए मानव शास्त्रियों ने भिन्न भिन्न तर्क दिए हैं। कुछ विद्वानों ने इसे मातृक पितृक संकुल की संक्रमण अवस्था के अवशेष के रूप में माना है। मेलिनोवस्की ने सहप्रसविता को वैवाहिक संबंधों को अधिक दृढ़ बनाने और पैतृक प्रेम प्राप्त करने का एक सामाजिक तंत्र माना है। रेगलन इसे विवाह नामक संस्था के उद्विकास के लिए सहयोगी मानते हैं। तो आज हमने नातेदारी व्यवस्था के बारे में अध्ययन किया और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको नातेदारी का अर्थ, उसकी परिभाषा, नातेदारी की रीतियाँ, श्रेणियाँ, नातेदारी शब्दावली, संज्ञाएं, उसका महत्व और नातेदारी व्यवहार की रीतियों समझ में आई होंगी। धन्यवाद।